हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम मंजीत वर्मा। तो आज हम फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल एक दो क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाता है, इस बार ही पूछा जाएगा। तो जो भी पॉसिबल पॉइंट्स हो इस चैप्टर से वो आप कवर कर लेना। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में बताता चलूंगा। कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर भी दे रखा है और टेलीग्राम पे ग्रुप भी बना रखा है। ठीक है, तो टेलीग्राम का ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी बातें वीडियो के बीच में करते रहेंगे। चैप्टर का नाम है अपना सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जल्दी हम मैथ की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो मैथ की जो वीडियो है वो अब रेगुलर मैथ की वीडियो आएगी। ठीक है, साइंस का अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जो उसके बाद जो इसके साथ साथ में जो साइंस के वो क्वेश्चन जितने भी डाउट वगैरह आ रहे हैं तो वो सारे सारे वीडियो के माध्यम से सोल्व होंगे, ताकि सभी को मतलब क्वेश्चन के डाउट है वो पता चल जाए। ठीक है, जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर बात करेंगे। एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी से पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एनर्जी के ऊपर। एनर्जी क्या होता है एक्चुअल में? एक्चुअल में एनर्जी होता है किसी भी काम को करने के लिए जो एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने के लिए, उसी को बोलते हैं हम सोर्स ऑफ, मतलब एनर्जी बोलते हैं उसको। ठीक है, और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, मतलब कि जो एनर्जी है उसका सोर्स क्या है, कहां से वो एनर्जी आ रही है। ठीक है, एक्चुअल में एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो एनर्जी को हम बना सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी ना तो एनर्जी को हम बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी की एक फॉर्म को हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे साउंड एनर्जी को मैं आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड होने के बाद ये दोबारा से डिकोड होकर दोबारा साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, पंखा चलता है अपना। ठीक है, इसी तरीके से हम एक एनर्जी फॉर्म को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में एनर्जी कई टाइप की होती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी। इस टाइप से कई फॉर्म होती है एनर्जी की। ठीक है, और जो मतलब एक फॉर्म में हमारे काम की नहीं है एनर्जी, उसको हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को। इसीलिए जो मतलब अलग अलग टाइप के डिवाइसेस बने हुए होते हैं इसी के प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि सोर्स क्या है एनर्जी का। एक्चुअल में जो सोर्स है वो कुछ नहीं होता है, एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग सब्सटेंस होते हैं उन्हीं से हम जो मतलब एनर्जी को कन्वर्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो दो टाइप के होते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। एक तो होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक तो होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है, जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं। ठीक है, और ये एनर्जी की जो रिन्यूएबल जो एनर्जी है, एनर्जी का सोर्स है, वो एक्चुअली में लॉन्ग टाइम तक रहता है। जैसे अपना सन हो गया और जो वाटर एनर्जी होगी, वाइंड एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये परमानेंटली जब तक लाइफ रहेगी तब तक ये रहेगी। ठीक है, और लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ चलती रहेंगी और इनको हम यूज करते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वाइंड एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं इसको। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन से होते हैं, जो कि मतलब हम दोबारा से इनको क्रिएट नहीं कर सकते। अगर उनको क्रिएट करना है तो बहुत हजारों सालों लाखों साल लग जाएंगे इनको बनाने के लिए। जैसे अपने हो गए फॉसिल फ्यूल हो गया, अपना पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, सारी चीजें क्या है नॉन रिन्यूएबल के अंदर है। यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद ये समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। अगर इनको हम दोबारा भी नहीं बना सकते, क्योंकि इनको दोबारा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। पेट्रोलियम को फ्यूसिल फ्यूल से किस टाइप से बनते हैं कि जो लिविंग्स ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, सारे के सारे एक लॉन्ग टाइम के लिए जमीन के अंदर गाड़ दिए जाते, मतलब पुराने टाइम में गड़ गए होते हैं ऐसे, जो मतलब अर्थक्वेक वगैरह के कारण, और उन्हीं से जो फॉसिल फ्यूल है ये बनते हैं। ठीक है, और इसी को अगर हम दोबारा से बनाना चाहते हैं तो हमें सेम वही एक्टिविटी करनी पड़ेगी, बहुत हजारों सालों के बाद फिर हमें वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, और ऐसा रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता, मतलब ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जबकि जो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जैसे कि जो अपनी लकड़ी होगी, वुड बोलते हैं इसका, ये एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वुड है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है या फिर नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो वुड है वो आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसको हम दोबारा से बना सकते हैं। लकड़ी क्या है, दोबारा से पेड़ लगा देंगे, दोबारा से फिर हो जाएगी लकड़ी तो। ठीक है, तो इस तरीके से रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स में से एग्जांपल पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना इसकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से। आगे बात सुनना। अब हम बात करेंगे फ्यूल के ऊपर। फ्यूल एक्चुअल में क्या होता है?
फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अपने आप हमको हीट एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है, मतलब हीट एनर्जी देता है, उसको बोलते हैं फ्यूल। ठीक है, फ्यूल आप घरों में यूज करते हैं, जैसे एलपीजी का सिलेंडर हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, सारे सारे किसी एग्जांपल है, फ्यूल के एग्जांपल है। ठीक है, तो फ्यूल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए? एक बढ़िया फ्यूल है, हमें एक बढ़िया फ्यूल लेना है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर भाई ये क्वालिटी होनी चाहिए फॉसिल मतलब फ्यूल के अंदर, ताकि हम उसको अच्छे से यूज कर लें। ठीक है, तो इसकी ये क्वालिटीज भी पूछी जा सकती है। तो फॉसिल फ्यूल जो फ्यूल होता है उसकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए? हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए उसकी, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि जो 1 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको बोलते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, सबसे ज्यादा हाई होनी चाहिए। इजी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, मतलब उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। और क्या होना चाहिए? इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब आसानी से मिल जाए। ऐसा नहीं कि आपको खरीदने के लिए किसी की अप्रोच लगवानी पड़ रही है। ठीक है, आसानी से मिल जाए, इजी ट्रांसपोर्ट हो जाए और हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो उसकी, और क्या हो मतलब कि पॉइजनस कम हो, लेस पॉइजनस हो। ठीक है, और क्या हो सकता है जो मतलब कि लेस पोल्यूशन करे। ठीक है, लेस पोल्यूशन करे, लेस पोल्यूटेंट होना चाहिए। आगे इसमें और क्या हो सकता है? सस्ता होना चाहिए। ठीक है, चीप होना चाहिए। आगे बात समझे, तो चीप होना चाहिए, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके और अवेलेबल हो सके, हाईली कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। ये सारी कुछ प्रॉपर्टी, तो इस तरीके से आप आसानी से देख के बता सकते हो कि कौन सा फ्यूल है वो कौन बढ़िया क्वालिटी का। ठीक है, यानी कि आप जैसे ही क्वेश्चंस को पढ़ोगे उसके अंदर दिया हुआ मिलेगा, तो आप इस तरीके से देख के बता सकते हो कि कौन सा फ्यूल अच्छा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस तरीके से धुआं कम प्रोड्यूस होना चाहिए, चीप होना चाहिए, खरीदने में भी चीप होना चाहिए, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए और हाईली कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आसानी से कर लोगे इसको। ठीक है, और क्वेश्चन मैंने आप क्यों इस टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने आपको डाल भी रखे हैं। ठीक है, तो वो आप कर लेना उनको अच्छे तरीके से। आगे बात सुनने, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जैसे हम घरों के अंदर कौन सी गैस यूज करते हैं? मेनली एलपीजी यूज करते हैं। ठीक है, जो फिलहाल हम यूज करते हैं घरों के अंदर एलपीजी गैस यूज करते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो पूछा जा सकता है आपसे। तो मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है एलपीजी का? होता है ब्यूटेन। ये मिलती कहां से? हमें पेट्रोलियम से मिलती है। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है ये। आगे बात समझिए, ब्यूटेन होता है इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट, और किस तरीके से इसकी फ्लेम प्रोड्यूस करती है? ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ब्लू कलर की फ्लेम जो प्रोड्यूस करती है वो बेस्ट आपका फ्यूल होता है। आगे बात सुनने, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल के ऊपर। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल जो फॉसिल से बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। जैसे पुराने टाइम के अंदर अर्थ थी, अर्थ के ऊपर जैसे कई टाइप की एक्टिविटीज हुई, उसके कारण क्या हुआ कि जो अर्थ के ऊपर जो लिविंग्स रहते हैं और जो जितने भी टाइप के एनिमल्स वगैरह रहते हैं वो जो इसके अंदर दब गए। ठीक है, और उसके बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गए हैं? फॉसिल फ्यूल के अंदर, उसी को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है, जो लिविंग मतलब कि प्लांट्स और एनिमल से प्रोड्यूस हुए हैं, किसी भी टाइप के जीव जंतुओं से, उनसे उनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है, और जो समुद्रों के अंदर होते हैं, समुद्र जैसे जो अपने मैराइन्स होते हैं समुद्र, उनके अंदर अगर इस तरह की एक्टिविटीज होती है तो वहां से क्या बनता है? पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, पेट्रोलियम। ठीक है, एक्चुअली पेट्रोलियम प्योर पेट्रोलियम नहीं होता, पेट्रोल और पेट्रोलियम अलग चीज होती है। ठीक है, पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम एक कच्चा पदार्थ होता है, पेट्रोल होता है जिसको प्योरीफाई कर लिया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम होता है एक कच्चा मेटेरियल। पेट्रोलियम के अंदर से आपको कई टाइप के पार्ट मिलेंगे, जैसे आपको केरोसिन मिलेगा, एलपीजी गैस मिलेगी, सीएनजी मिलेगी। ठीक है, पैराफिन मिलेगी, वैक्स मिलेगी, सारी चीजें पेट्रोलियम से बनती है। ठीक है, और इसका प्योर फॉर्म होती है पेट्रोल। ठीक है, ध्यान रखना आपको इस बात का भी। आगे बात समझे, तो ये फॉसिल फ्यूल्स हमें कहां से मिलते हैं? अर्थ में से बनते हैं, और पेट्रोलियम होता है ये कहां पे मिलता है? हमें समुद्र में से मिलता है। ठीक है, समुद्र जो भी मैराइन्स हो गया अपना। आगे बात समझ में, नेक्स्ट देखेंगे अब हम कोल यानी कोयला। कोयला कैसे बनता है? कोयला एक्चुअल में कई टाइप के जो केमिकल्स है उनका मिक्सचर होता है। जैसे कोल के ऊपर, ठीक है, कोल यानी कि कोयला। इसमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्चुअल में कोयला किस किस से बनाकर मिलकर बना हुआ होता है? एक्चुअली इसके अंदर होता है कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, कई बार नाइट्रोजन और सल्फर भी पाए जाते हैं इसके अंदर। एक्चुअल में जो पार्टिकल्स है इन्हीं के बेसिस के ऊपर कोयले के टाइप होते हैं। कई टाइप का होता है कोयला, जिसके हिसाब से जो है कोयले के मतलब डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इन्हीं के बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स जो जितने भी इसके पार्टिकल्स हैं इनके बेसिस पे। ठीक है,
तो जो इसके टाइप्स हैं उनके उनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। 4 टाइप्स होते हैं मेनली। सबसे पहला होता है एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट हो गया, अपना बिटुमिन हो गया, बिटुमिन हो गया, ठीक है। थर्ड कौन सा हो गया, लिग्निट हो गया, ठीक है, और चौथा हो गया अपना पीट हो गया, ठीक है। तो ये 4 टाइप होते हैं जो कोयला है जिसके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन पूछा सकता है। इनमें से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, मेनली क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से जिसके अंदर सबसे ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ कार्बन, हाई अमाउंट ऑफ कार्बन, हाई अमाउंट ऑफ कार्बन किसके अंदर होती है, एंथ्रासाइट के अंदर होती है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे हाई अमाउंट ऑफ कार्बन किसके अंदर होती है, एंथ्रासाइट के अंदर होती है, कोल का, ठीक है। और सबसे लो किसके अंदर होती है, सबसे लो होती है पिट के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। एंथ्रासाइट और पिट आपको ध्यान रखना है, बाकी ये भी थोड़े से दिमाग में रख लेना। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंथ्रासाइट आएगा या फिर पिट आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये चीजें भी। इसके बाद हम देखेंगे पेट्रोलियम को, ठीक है। पेट्रोलियम, जिस तरीके से हमने जो फॉसिल फ्यूल्स निकाले थे अर्थ के अंदर, इस तरीके समुद्र के अंदर जो भी प्लांट्स हो गए, जो भी लिविंग से एनिमल्स हो गए, वो लाखों सालों तक, अरबों सालों तक दबे रहते हैं। हाईली ज्यादा उनके ऊपर टेम्परेचर होता है, हाईली प्रेशर होता है, ठीक है। उसके बाद जो बनता है पेट्रोलियम। आगे बात सुन लें, तो पेट्रोलियम और पेट्रोल दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। पेट्रोल होता है प्योर फॉर्म और पेट्रोलियम होता है कच्चा तेल होता है इसको, ठीक है। पेट्रोलियम के अंदर पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर कौन से पार्ट होते हैं, जैसे एक तो होता है अपना कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन जो मिट्टी का तेल बोलते हैं उसको, कैरोसिन इसी का पार्ट होता है, ठीक है, कैरोसिन ऑयल, ठीक है। और एक हो गया अपना पैराफिन हो गया, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। पैराफिन हो गया, एलपीजी हो गया अपना, ठीक है, सीएनजी हो गया। ये सारी गैसेस फॉर्म है, ये आपकी लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। गैस जो अपना कैरोसिन, पैराफिन, एलपीजी और सीएनजी, ठीक है। इस टाइप से कई टाइप के होते हैं पेट्रोलियम के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं मेन, ठीक है। पेट्रोल होता है, इसकी प्योर फॉर्म होती है पेट्रोल और पेट्रोलियम अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे एलपीजी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेट्रोल का मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा होता है, पेट्रोल का पूछ लिया जाए या फिर पेट्रोलियम का मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा होता है, मतलब एलिमेंट कौन सा, कंपाउंड कौन सा होता है, तो लगाना आपको ब्यूटेन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ब्यूटेन होता है पेट्रोल का मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। और इसका एलपीजी का भी यही होता है, ठीक है। ध्यान में रखना आपको। एलपीजी क्या होता है, एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोलियम का ही पार्ट होता है, गैसेस फॉर्म में मिलता है। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। घरों में मेनली यही गैस यूज होती है, जो आप घरों में सिलेंडर यूज करते हो, ठीक है। उसके अंदर जो घरों में आप सिलेंडर यूज करते हो उसके अंदर एक केमिकल मिलाया होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5SH, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम मिथाइल मैरकैप्टेन, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। मैरकैप्टेन, ठीक है, मिथाइल मैरकैप्टेन। ये केमिकल क्यों मिलाया जाता है, ताकि अगर गैस और लीकेज हो तो आपको स्मेल से नहीं आती, गैस की अलग टाइप की, ठीक है। तो वो इसी के कारण आती है, मिथाइल मैरकैप्टेन बोलते हैं इसको, ठीक है। ध्यान रखना, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक सी हो रही है इसमें। C2H5SH इसका ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। उसके बाद हम सीएनजी के ऊपर भी बात कर सकते हैं एक बार, ठीक है। सीएनजी के अंदर क्या होता है, मेनली सीएनजी जो पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम जहां पर स्टोर होता है वहां उसके ऊपर सतह के ऊपर पाई जाती है सीएनजी। इसको बोलते हैं हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सीएनजी, एलपीजी या फिर पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम और एलपीजी के अंदर तो मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, ब्यूटेन होता है। आगे बात सुनिए। और सीएनजी या फिर सीएनजी बोल सकते हैं इसको, या फिर नेचुरल गैस भी पूछ लिया जाए, नेचुरल गैस या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इन दोनों का पूछ लिया जाए तो इनका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, मीथेन होता है। आगे बात सुनिए। और बायोगैस का भी क्या होता है, बायोगैस का भी क्या होता है, मीथेन होता है। बायोगैस बाद में बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में, बायोगैस कौन सी होती है, जो कि हमें एनिमल्स के वेस्ट पार्टिकल से मिलती है, वो होती है बायोगैस, ठीक है। तो देखेंगे हम बायोगैस। अब देखेंगे हम इसके बाद कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कहाँ से होते हैं, मेन प्लांट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट आपने देखे होंगे, आपके आसपास में मिल जाएंगे,
थर्मल पावर प्लांट जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, कोयला वगैरह फोसिल फ्यूल होते हैं, इनको जला के हीट एनर्जी प्रोड्यूस करवा के टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है थर्मल पावर प्लांट के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट भी होते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, वाटर की जो मैकेनिकल एनर्जी है, वाटर की मैकेनिकली पोटेंशियल एनर्जी, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है, उससे किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर कैसे काम किया जाता है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और थर्मल प्लांट के अंदर फॉसिल फ्यूल को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज किया जाता है, इनको जलाया जाता है कोयले वगैरह को जला के। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है थर्मल पावर प्लांट के अंदर। आगे बात सुनिए, इसी तरीके से आप जो वाइंड एनर्जी है, वाइंड एनर्जी आपको पता है। ठीक है, वाइंड एनर्जी जो बड़े बड़े टरबाइन लगाए होते हैं, इस तरीके से आपने देखे होंगे, जो पवन चक्की बोलते हैं इसको। ठीक है, पवन चक्की इस तरीके से बड़ी बड़ी पंखड़े से लगाए होते हैं, और जो इससे जो ये घूमता है, इसी से टरबाइन घूमती है, और फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जाती है। ठीक है, तो वाइंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने को क्या बोलते हैं, वाइंड एनर्जी। ठीक है, ये भी पावर इनके प्लांट लगाए होते हैं। इसके लिए मिनिमम जो स्पीड ऑफ एयर है, जो हवा, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होनी चाहिए मिनिमम। इससे कम होगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो मिनिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाने के लिए वाइंड एनर्जी के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सोलर एनर्जी की, जो कि सन से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सोलर एनर्जी कौन सी होती है, जो हमें सन से प्राप्त होती है। ठीक है, सोलर एनर्जी जो सन की जो धूप होती है डायरेक्टली उसी से जो प्राप्त होती है, उसी को बोलते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, जिसके लिए कई टाइप्स के जो इंस्ट्रूमेंट भी बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो एनर्जी होती है सोलर एनर्जी, उसकी लाइट के ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है, तो इसकी तीन मेन टाइप की लाइट्स होती हैं इसके अंदर। सबसे पहला होता है अपना इंफ्रारेड, और ये हो गया अपना विजिबल लाइट, एंड ये थर्ड वाला हो गया अपना अल्ट्रावायलेट। ठीक है, ये तीन टाइप्स की मेन इसके अंदर कलर्स ऑफ लाइट होते हैं सन के अंदर। ठीक है, सन के अंदर ये होती है लाइट्स, इंफ्रारेड होती है, विजिबल लाइट होती है, और एक होती है अल्ट्रावायलेट। इन्हीं से एनर्जी निकलती है। ठीक है, इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 700 mm। ठीक है, वेवलेंथ। आगे बात सुनिए, विजिबल की कितनी होती है, 400 से 700 के बीच में होती है। ठीक है, यानी 700 से 400, और इसकी लेस देन 400, 400 से कम होती है अल्ट्रावायलेट की। ठीक है, मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, सन होता है। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, सन होता है। ठीक है, इसी से जो मेन एनर्जी आती है। आगे बस सुनिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे कई टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट भी बने होते हैं, जैसे कि सोलर कुकर हो गया अपना, सोलर कुकर, और सोलर सेल, सोलर पैनल जो होगी, वो सारी चीजें इसी के बेसिस के ऊपर बने हुए। सन की एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो सन है, सन के अंदर एनर्जी किस टाइप से प्रोड्यूस होती है। सन है जो, मतलब मैंने बोल दिया कि सन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सन के अंदर कहां से आती है एनर्जी। एक्चुअल में सन के ऊपर रिएक्शंस होती हैं, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि जो सन के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। दो टाइप की होती है, आपको पता है, एक फ्यूजन होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, सन के अंदर कौन सी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एक जो हाइड्रोजन का पार्टिकल है, जिसका हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है 2, ये आपस में मिलके एक हीलियम का मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, 2 4 इस तरीके से हीलियम का मॉलिक्यूल बना देते हैं और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है सन के अंदर, ये रिएक्शन सन के अंदर होती रहती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, दो टाइप्स की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होती है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन के अंदर क्या होता है, एक एलिमेंट टूट के दो एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, दो या दो से ज्यादा, और साथ में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। अभी देखेंगे हम इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन के अंदर, ध्यान रखना आपको ये। इसके साथ ही हम देख लेते हैं एक बार सोलर सेल को भी देख लेते हैं। ठीक है, जो सन से जो एनर्जी मिलती है
सन से जो एनर्जी मिलती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल, ठीक है। और सोलर कुकर था, उसके अंदर क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, जो सन की एनर्जी है उससे डायरेक्टली फूड बनाते हैं। ध्यान रख लेना आपको, आप थोड़ा सा सोलर कुकर, सोलर कुकर के अंदर क्या बनाते हैं, हम फूड बनाते हैं जो सन की एनर्जी है उससे, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसके अंदर। सोलर कुकर देख लेते हैं, चलो पहले में एक बार। सोलर कुकर के अंदर क्या होता है, जो सन की एनर्जी है उससे फूड पकाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसके कारण जो है जो इसके अंदर फूड है वो पकाया जाता है, ठीक है। और इसका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करवाने में हेल्पफुल करता है एनर्जी को, मतलब ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज करने के लिए ग्लास लगा हुआ होता है सोलर जो कुकर होता है उसके ऊपर, ठीक है। इस तरीके से ग्लास लगा हुआ होता है, तो इसके अंदर इस तरीके से पकाया जाता है फूड, ठीक है। आगे बात समझ, ये है सोलर कुकर अपना। और उसके बाद सोलर पैनल या सोलर सेल बोल सकते हो आप। सोलर सेल के अंदर क्या होता है, जो सन की एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इस टाइप से सोलर सेल्स होती हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं किसके, सिलिकॉन की बनी हुई होती है मेनली। एग्जाम में अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोलर सेल है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की, ठीक है। सिलिकॉन इसके अंदर यूज किया होता है। सिलिकॉन कई बार जर्मेनियम वगैरह भी यूज कर लेते हैं, लेकिन मेन क्या यूज करते हैं, सिलिकॉन यूज करते हैं, ठीक है। और इंटरकनेक्शन इनके बीच में जो इंटरकनेक्शन होता है वो किसके, कौन सी मेटल का बना होता है, वो होता है सिल्वर का। ध्यान रख लेना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। जो इंटरकनेक्शन होता है, जो भी सेल्स होती है उनके अंदर किसके द्वारा होता है, सिल्वर मेटल यूज हो रही होते हैं उनके अंदर। और जो अंदर जो मेटल होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर भीतर किए जाते हैं, तो वहाँ वो किसके द्वारा होते हैं, सिलिकॉन के द्वारा यूज होते हैं, ठीक है। सोलर प्लेन, सोलर सेल, ठीक है। सन की एनर्जी इसके ऊपर पड़ेगी और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर देगी सोलर एनर्जी को। आगे बात समझ। और सोलर पैनल किसको बोलते हैं, सोलर पैनल, सोलर पैनल किसको बोलते हैं, अगर हाई अमाउंट में मतलब कई सारी सोलर प्लेट को अगर एक साथ रख दें तो उसको बोलते हैं हम सोलर पैनल, ठीक है। जिस तरीके से जो अपने सैटेलाइट वगैरह होती है वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए सोलर पैनल का यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा सोलर प्लेट है वो लगाई जाती है उसके अंदर, इसको बोलते हैं सोलर पैनल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद हम बात करेंगे बायोगैस की, ठीक है। बायोगैस क्या होती है, बायोगैस या फिर बायोमास एनर्जी, ठीक है। बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी कौन सी होती है, जो एनर्जी हमें किसी भी लिविंग के डेड पार्टिकल से या फिर किसी भी लिविंग के जो वेस्ट मटेरियल है उनसे जो एनर्जी में प्रोड्यूस, जो एनर्जी में प्राप्त होती है उसको बोलते हैं बायोमास एनर्जी, ठीक है। जैसे कोई पेड़ है उसकी जो लकड़ी टूट गई है तो वो भी बायोमास एनर्जी का एग्जांपल है। जैसे अपनी जो काऊ डंग है, जैसे गाय ने गोबर कर दिया तो उसके हम ऐसे गाँव में गोश्ते नहीं बनाते, ठीक है, तो वो गोश्ते भी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं बायोमास सोर्स ऑफ एनर्जी। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी। तो ध्यान रखना है, बायोमास एनर्जी कहां से मिलती है हमें, लिविंग्स या फिर प्लांट्स के वेस्ट मटेरियल या फिर एक्स्ट्रा पार्ट से, किसी पार्ट से या फिर किसी वेस्ट मटेरियल से मिलती है बायोमास एनर्जी, ठीक है। जैसे गोबर हो गया, लकड़ी हो गया, सारे एग्जांपल है बायोमास एनर्जी के, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी। तो बायोमास एनर्जी का कौन सा एग्जांपल नहीं है, इस तरीके से दिया मिलेगा, न्यूक्लियर एनर्जी का ऑप्शन होता है मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर टाइप का ही इसके अंदर ऑप्शन दिया मिलेगा आपको, न्यूक्लियर एनर्जी दे दिया या फिर जो अपना वाइंड एनर्जी दे दिया, इस टाइप का जो अलग भी मिल जाएगा आपको वो ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद हम बात करें बायोगैस की। बायोगैस कौन सी होती है, जो गैस हमें इससे बायोमास से ही जो गैस मिलती है उसको ही बोलते हैं बायोगैस, ठीक है। जो गोबर गैस ही बोल देते हैं इसको डायरेक्टली, गोबर गैस, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे एक टंकी होती है, इसके अंदर हम गोबर को रख देते हैं, उसके ऊपर वाटर डाल देते हैं, इस तरीके से सेटअप तैयार करते हैं, तो जो गैस निकलती है ये होती है बायोगैस, ठीक है। गोबर गैस भी बोल देते हैं इसको। पहले इसको यूज भी करते थे, अब यूज नहीं करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा ईंधन था ये भी, लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर थोड़ी सी जो अदर चीजें जहरीली जो धुआं वगैरह थे उस वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा आ गया एलपीजी, अपना एलपीजी अच्छा भी है और सस्ता भी है, ठीक है। और इसके अंदर ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो ये हो गया अपना बायोगैस हो गई। बायोगैस से एक और क्वेश्चन बनता है कि इसका मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना आपको इसका। बायोगैस के अंदर से मीथेन होता है मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। 75% मीथेन होता है इसके अंदर, बायोगैस के अंदर। आगे बात सुनने।
अब कुछ और एनर्जी है उनको देख लेते हैं हम, कौन सी किस टाइप की एनर्जी पूछी जा सकती है आपसे। जैसे कि टिडल एनर्जी होता है अपना, टिडल एनर्जी। टिडल एनर्जी कौन सी होती है, जैसे जो अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर समुद्र बने होते हैं और यहाँ पर सन जो अपना होता है मून होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और जो वाटर है इसका, अर्थ का जो मतलब समुद्र का पानी है वो ऊपर नीचे होता है, इस वजह से इसके अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकते हैं हम इस इफेक्ट के कारण, तो इसको बोलते हैं हम टिडल एनर्जी, ठीक है। इसी तरीके से जियोग्राफिकल एनर्जी होती है। जियोग्राफिकल एनर्जी क्या होती है, जैसे अर्थ होती है, अर्थ के अदर अदर लेवल के ऊपर जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है, तो इस टेम्परेचर के हिसाब से भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम जियोग्राफिकल एनर्जी, जो अर्थ के अंदर से प्रोड्यूस करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम जैसे कि ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी यानी जो समुद्र होता है, समुद्र जैसे समुद्र के ऊपर वाटर होता है तो उसके नीचे और वाटर इस तरीके से गहराई में जाते जाएंगे तो उसका टेम्परेचर ऑफ वाटर है वो, जो वाटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, ठीक है। तो इस एनर्जी, इससे भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, इसको बोलते हैं हम ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी। जो वाटर की लेयर्स होती है उनके अंदर जो वाटर के अंदर जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसी से हम एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, उसको बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है। जियोग्राफिकल के अंदर क्या होता है, जियोग्राफिकल एनर्जी के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली अर्थ के अंदर से हम प्रोड्यूस करवाते हैं एनर्जी, ठीक है। और टिडल के अंदर से ग्रेविटेशन के कारण जो वाटर का लेवल अप डाउन होता है ना, उससे हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, उसको बोलते हैं हम टिडल एनर्जी, ठीक है। ध्यान रखना है, डायरेक्टली डेफिनेशन से इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा तो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी एक्चुअल में दो टाइप की होती है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। दो टाइप की एनर्जी होती है न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सी होती है, एक होती है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है, एक पार्टिकल जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 92-235, ठीक है। यूरेनियम का मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, एलिमेंट है। ये क्या करता है, इसके ऊपर हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बोmbardment करवाते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की बोmbardment करते हैं स्लो मूविंग, ध्यान रखना आपको, स्लो न्यूट्रॉन इसके ऊपर करते हैं तो आगे क्या होता है, ये क्रिप्टॉन और बेरियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर टूट जाता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं इसके अंदर से, 3 न्यूट्रॉन, और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और ये 3 न्यूट्रॉन जो बचे हैं ये दोबारा से फिर रिएक्ट करते हैं, इस तरीके ये रिएक्शन मेनली यूज होती है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे बनवा सकते हैं, इसको हम कंट्रोल करके, अगर इस रिएक्शन को हम कंट्रोल करके करें तो हम इससे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं और जो भी रेडिएशंस वगैरह हैं उनको हम खत्म करके हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, ठीक है। जो मेनली जो हमारे हरियाणा के अंदर एक थर्मल प्लांट है, मतलब न्यूक्लियर प्लांट है। न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर बना है, गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में बना है, गोरखपुर के अंदर बना है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अंदर क्या होता है कि पावर प्लांट के अंदर जो 3 न्यूट्रॉन आए ना, ये 3 न्यूट्रॉन, अगर ये 3 न्यूट्रॉन को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे, 3 न्यूट्रॉन आगे दोबारा से अलग एलिमेंट के साथ दोबारा से 3 बार रिएक्शन करेंगे और भी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेंगे। लेकिन अगर ये 3 न्यूट्रॉन रहने में से अगर हम 2 को अब्जॉर्ब करवा ले या फिर रख ले, एक को छोड़ देते हैं यहाँ पर, जो कंट्रोल रिएक्शन होगी इसके अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ दो न्यूट्रॉन है, इनको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, किसके द्वारा ऑब्जॉर्व करते हैं, या फिर कैडमियम की रोड के द्वारा, बेरियम और कैडमियम की रोड के द्वारा हम इन दो न्यूट्रॉन्स को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ध्यान रखना है आपको, एंड कैडमियम यूज किए जाते हैं इसकी जो 2 न्यूट्रॉन है इसको ऑब्जॉर्व करने के लिए, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन को छोड़ दिया जाता है और रिएक्शन इस तरीके से चलती जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। इसको बना के दिखा देता हूं एक बार आपको, न्यूक्लियर रिएक्टर देखते हैं हम, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर सबसे पहले आपको बात ध्यान रखनी है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाता है उसके बाहर को चारों तरफ उसके 10 मीटर की चौड़ी, 10 मीटर की जो विड्थ की दीवारें खड़ी की जाती है, ताकि जो इससे जो एनर्जी रेडिएशंस वगैरह निकले वो दूसरों को हार्म ना करे, इसलिए 10 मीटर लेंथ की जो है
कंक्रीट की सीमेंट की जो है वो दीवार खड़ी की जाती है, ठीक है, जो इसके अंदर रिएक्शन की करवाई जाती है फिर, ठीक है। आगे बात सुनिए, इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले हम ये लेते हैं यूरेनियम की 90 यूरेनियम 92235, ठीक है। यूरेनियम का मॉलिक्यूल लेते हैं, इसके ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं, ठीक है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। इसके बाद ये रिएक्शन होगी और ये क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा और साथ में 3 न्यूट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन। तो 3 न्यूट्रॉन को 2 न्यूट्रॉन ऑब्जर्व कर लेगा, 2 न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर लेगा कौन, कैडमियम और बोरॉन, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, कैडमियम और बोरॉन ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बेरियम है, ये बोरॉन है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है बोरॉन और ये होता है कैडमियम, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करता है। इसको बोलते हैं हम कंट्रोलर बोलते हैं इसको। कंट्रोलर कौन होता है, कैडमियम और बोरॉन की छड़ यूज की जाती है इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उसके साथ ही इसको जो मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसकी हीट को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कूलेंट यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि जो इसका जो एनर्जी है इससे वाटर को भाप बनाया जाए और टरबाइन को घुमाया जाए, ठीक है। तो कूलेंट के रूप में किसको यूज किया जाता है, लिक्विड सोडियम को यूज किया जाता है कूलेंट के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज किया जाता है और वाटर को यूज किया जाता है कूलेंट के रूप में, ठीक है। अगली बात सुनिए, जो इसको ठंडा करने के लिए, ताकि ज्यादा टेम्परेचर इसका हाई ना हो, मतलब ये वो ना हो जाए, खराब ना हो जाए, ठीक है। तो कूलेंट यूज किया जाता है, इसके अंदर लिक्विड सोडियम H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कंट्रोलर कौन यूज किए जाते हैं, जो कैडमियम और बोरॉन की छड़ यूज की जाती है, ठीक है। और 10 मीटर की ये इसके बाहर कंक्रीट की सीमेंट की दीवारें खड़ी की जाती है, ताकि जो रेडिएशन है वो बाहर ना जाए। आगे बस सुनने इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। हो गया। एक और होता है इसके अंदर मॉडरेटर होता है इसके अंदर, ठीक है। मॉडरेटर क्या काम करता है, मॉडरेटर मेनली काम करता है जो न्यूट्रॉन आया ना, इसकी स्पीड को स्लो करता है, ठीक है। स्पीड की स्लो कौन करता है, मॉडरेटर के रूप में कौन सा यूज किया जाता है, इसके अंदर ग्रेफाइट यूज किया जाता है, ठीक है। क्या यूज किया जाता है मॉडरेटर के रूप में, ग्रेफाइट या फिर हैवी वाटर यानी कि D2O, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मॉडरेटर वाला ध्यान रखना इसको, ये ठीक है। तो ये हो गया अपना न्यूक्लियर रिएक्टर। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि जो सन होता है अपना, सन के अंदर मेनली होती है ये न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके अंदर मेनली क्या होता है कि जो अपने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन के 2, और ये वो आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, हीलियम बनाते हैं, ठीक है। और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉम्ब होती है, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। जो हिरोशिमा और नागासाकी में डाले गए थे ना, वो थे न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब उससे भी ज्यादा हैवी होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉम्ब को चलाने के लिए आपको इसके अंदर पहले क्या करवाना पड़ेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, इस तरीके से बनाया जाता है हाइड्रोजन बॉम्ब। ये बाहर हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, अंदर इसके जो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। पहले न्यूक्लियर बॉम्ब को फोड़ा जाता है, इससे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है तब जाके स्टार्ट होती है जो हाइड्रोजन बॉम्ब की रिएक्शन, अदरवाइज ये स्टार्ट ही नहीं होता है ऐसे लैब के अंदर, तो ठीक है। तो पहले हमें न्यूक्लियर फ्यूजन करवानी पड़ेगी अंदर की तरफ, और फिर ये जाके हाइड्रोजन बॉम्ब स्टार्ट होगा जलना, ठीक है। उसके बाद फिर ये तबाही ला देगा अगर मतलब कि बॉम्ब भी यूज कर लिया जाए तो, ठीक है। आप मत कर लेना कहीं इसको जला दो इंडिया को। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है जो सोर्स ऑफ एनर्जी वाला था, ठीक है। अब हम मैनेजमेंट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी करेंगे, थोड़ी 15-20 मिनट का लेक्चर होगा वो, तो वो देख लेंगे। इसके बाद हम मैथ्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। रेड वाला बटन है उसको प्रेस कर देना। आगे बस में बहुत जल्दी आपको बढ़िया सरप्राइज देने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।